गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में केमिकल शिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, केमिकल शिफ्ट यानी रासायनिक विस्थापन। द नंबर ऑफ सिग्नल इन एनएमआर स्पेक्ट्रम सिग्निफाई द नंबर ऑफ सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन इन अ मॉलिक्यूल। द पोजिशन ऑफ सिग्नल इन द स्पेक्ट्रम हेल्प टू नो द नेचर ऑफ प्रोटॉन एंड that is to say aliphatic, aromatic, acetylenic and vinylic adjacent to the some electron attracting or electron releasing group। ठीक है, जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होते हैं, जो उसमें प्रोटॉन होते हैं, सभी प्रोटॉनों के सिग्नल क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते। ठीक है, वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे अपने स्पेक्ट्रम देते हैं। ठीक है, और जो प्रोटॉन होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट द्वारा इफ़ेक्ट होते हैं, यानी उसके चारों ओर अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच होता है तो उससे इफ़ेक्ट होते हैं। इसको हम लोग एग्जांपल द्वारा भी समझ सकते हैं। यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया है एथिल अल्कोहल। ठीक है, एथिल अल्कोहल में हम देख सकते हैं कि इसमें 6 हाइड्रोजन हैं और इन 6 हाइड्रोजन के क्या होते हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रम सेम नहीं होते। ठीक है, जैसे कि इस कार्बन से अटैच 3 हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, सेम होते हैं, यानी ये सेम सिग्नल या सेम फ्रिक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब करके एक सिग्नल देते हैं। तो ये तीनों हाइड्रोजन क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। इसी तरह लेकिन ये हाइड्रोजन और इन हाइड्रोजन में डिफरेंस होता है। ये जो इस कार्बन से अटैच हाइड्रोजन होते हैं वो दूसरे पोजीशन पे सिग्नल देते हैं। ठीक है, और जो ओ से अटैच हाइड्रोजन है वो भी क्या होता है, एनएमआर स्पेक्ट्रम में दूसरा मतलब इन दोनों हाइड्रोजन से कुछ अलग किसी और पोजीशन पे या कोई और स्पेक्ट्रम लाइन देता है या स्पेक्ट्रा देता है। तो यानी किसी एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट सभी हाइड्रोजन सेम सिग्नल नहीं देते, डिफरेंट पोजीशन पर सिग्नल देते हैं या डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें पता है कि एक क्या करते हैं, हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं और यहाँ हमने कोई एटम लिया है। हमें पता है न्यूक्लियस, एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है और एटम के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हमें पता है न्यूक्लियस अपनी पोजीशन पे स्पिन करता है और इलेक्ट्रॉन भी अपने पोजीशन पे स्पिन करता है और साथ ही साथ न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर मोशन भी करता है। ठीक है, तो हमें पता है कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूविंग होता है तो अपने चारों ओर क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो यहाँ जो हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है वो हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन द्वारा जनरेट हो रहा है वो कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, इंड्यूस। यानी हमने अप्लाई नहीं किया है, वो इलेक्ट्रॉन के मूविंग होने के कारण अपने आप ही इंड्यूस हुआ है या प्रेरित हुआ है। ठीक है, अगर तो इलेक्ट्रॉन के मूविंग होने से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है उसकी डायरेक्शन अगर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के विपरीत होता है तो क्या होता है, तो जो हम लोग अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होता है, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो हमारे न्यूक्लियस पे इसका इफेक्ट कम हो जाता है। तो एक प्रकार से वो एक शील्ड या आवरण की तरह काम करने लगता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट करते हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट के कारण क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका इफेक्ट क्या होता है, कम हो जाता है न्यूक्लियस पे। और हमें पता है एनएमआर में रेडिएशन, हम लोग रेडियो वेव की फ्रिक्वेंसी की लाइट को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस पर इंसिडेंट करते हैं। और जब दोनों की फ्रिक्वेंसी इक्वल हो जाती है तब एब्जॉर्प्शन हो जाता है और हमें एक पीक प्राप्त होती है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रम कहते हैं।
rotation of pi electron about the nearby nuclei generate a field that can either oppose or reinforce the applied field at the proton. If the induced field opposes the applied field, then proton is said to be shielded. ठीक है. If the induced field reinforces the applied field, the proton has higher field strength, such as proton is said to be shielded. यानी इसका क्या मतलब हुआ, जैसे इस वाले डायग्राम में मैंने पहले ही बता दी, अगर इलेक्ट्रॉन द्वारा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन द्वारा इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अगर इसके अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होती है तो एक शील्ड की तरह काम करती है, तो इसे हम लोग शील्डिंग कहते हैं. लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या होता है, जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होता है अगर उसी डायरेक्शन में, ठीक है, उसी डायरेक्शन में इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अगर उसी डायरेक्शन में जनरेट होता है तो इसे क्या कहते हैं, डीशिल्डेड कहते हैं. इससे क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड जितने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है और बढ़ जाती है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डीशिल्डेड कहते हैं. ठीक है. द डिफरेंस इन द एब्जॉर्प्शन पोजीशन ऑफ पर्टिकुलर प्रोटॉन from the absorption position of reference proton is known as chemical shift. ठीक है. तो डिफरेंट प्रोटॉन का पोजीशन क्या होती है, डिफरेंट होती है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उनके बीच के डिफरेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेफरेंस प्रोटॉन्स के से उसके बीच के डिफरेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल शिफ्ट कहते हैं. ठीक है. रेफरेंस कंपाउंड, ठीक है, केमिकल शिफ्ट यानी किसी भी प्रोटॉन या हाइड्रोजन का हम लोग जब एनएमआर स्पेक्ट्रम निकालते हैं तो हाइड्रोजन की एक्यूरेट वैल्यू कैलकुलेट करना क्या होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, एक्यूरेट फ्रीक्वेंसी. तो इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, एक रेफरेंस प्रोटॉन का यूज़ करते हैं. ठीक है. तो हम लोग एक रेफरेंस प्रोटॉन के रूप में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टेट्रामेथिलसिलेन. ठीक है. तो टेट्रामेथिलसिलेन बहुत ही हाईली सिल्डेड कंपाउंड होता है. ठीक है. यानी उसमें सिल्डिंग इफेक्ट बहुत ही हाई होता है. तो हम लोग यहाँ पे टेट्रामेथिलसिलेन को एक रेफरेंस की तरह यूज़ करते हैं और इस रेफरेंस से हम लोग जो अदर प्रोटॉन्स होते हैं या हाइड्रोजन होते हैं उससे इससे कंपेयर करते हैं और इन दोनों के बीच डिफरेंस निकालते हैं. तो डिफरेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, केमिकल, जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल शिफ्ट कहते हैं. तो मेजरमेंट ऑफ केमिकल शिफ्ट. ठीक है. अब केमिकल शिफ्ट को कैसे मेज़र करते हैं उसका फॉर्मूला, और केमिकल शिफ्ट को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं. तो डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ रेफरेंस. ठीक है. जो भी हम लोग ने जिस भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का हम लोग निकालना चाहते हैं स्पेक्ट्रम, उसे कहते हैं सैंपल, और रेफरेंस यानी क्या लिए हैं हम लोग, टेट्रामेथिलसिलेन, तो उसकी फ्रिक्वेंसी, ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी इन द मेगा साइकिल. ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी उसके इक्वल होता है जो हम लोग अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे जो डेल्टा म्यू है वो क्या है, फ्रिक्वेंसी शिफ्ट अपॉन ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी इन मेगा साइकिल. म्यू एस क्या है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ऑफ द सैंपल, और म्यू टी एम एस क्या है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ऑफ टी एम एस यानी टेट्रामेथिलसिलेन. ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी होता है वो क्या, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो हम लोग अप्लाइड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के. ठीक है. मोस्ट
केमिकल शिफ्ट हैव डेल्टा वैल्यू बिटवीन 0 to 10। ठीक है, जो हम लोग केमिकल शिफ्ट लेते हैं उसमें डेल्टा वैल्यू 0 से 10 होता है, और 0 वैल्यू हम लोग किसको मान के चलते हैं, केमिकल शिफ्ट में 0 वैल्यू हम TMS यानी टेट्रामेथिलसिलेन को हम लोग उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू को कितना मानते हैं, डेल्टा की वैल्यू को 0 मानते हैं। ठीक है, एक अदर स्केल होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टाउ। टाउ किसके इक्वल होता है, 10 माइनस डेल्टा के। ठीक है, सिग्नल फॉर द स्टैंडर्ड रेफरेंस दैट इज TMS इज टेकन एज 10 ppm। टाउ स्केल जो होता है उसमें हम लोग TMS की वैल्यू को 10 लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग ग्राफ में देख सकते हैं, हम लोग अगर किसी भी कंपाउंड का हम लोग NMR स्पेक्ट्रम लेते हैं तो हम लोग एक रेफरेंस के लिए TMS ले लेते हैं, और इस TMS से उसकी वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है उसके द्वारा हमें पता चलता है। तो जो कंपाउंड अगर सिल्डेट है, हाईली सिल्डेट है, उसकी वैल्यू क्या होगी, हाईली सिल्डेड वैल्यू किसके साइड आएगी, यानी ये TMS के साइड आएगी। ठीक है, और जो डिसिल्डेड वैल्यू होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, डिसिल्डेड वैल्यू या डाउन फील्ड होगा, और उसकी वैल्यू हमें 10, 9, 8 ऐसे प्राप्त होगी। और जो हाईली सिल्डेड वैल्यू होगी वो उसकी वैल्यू यानी जो ज़्यादा सिल्डेड प्रोटॉन होंगे उसकी वैल्यू हमें इधर TMS के साइड मिलेगी। ठीक है, तो द लेफ्ट साइड विथ हाई डेल्टा वैल्यू इज कॉल्ड डाउन फील्ड। ठीक है, अगर डेल्टा की वैल्यू हाई होती है तो उसे हम लोग जैसे हाई वैल्यू यानी 10, 9, 8 होती है तो हम इसको क्या कहते हैं, डाउन फील्ड कहते हैं। और वो राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में। ठीक है, द राइट साइड विथ लो डेल्टा, जो राइट साइड होता है, जो लो डेल्टा वैल्यू होता है, वो फील्ड कैसा कहलाता है, हमारा अप फील्ड कहलाता है। ठीक है, तो कंक्लूज़न क्या निकलता है कि जो हमारे कंपाउंड होते हैं जिसमें बहुत सारे हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, तो सभी हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम एक नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर डिफरेंट लाइन या पिक देते हैं। TMS ऐसा कंपाउंड होता है, बहुत ही हाईली सिल्डेड कंपाउंड होता है, और NMR में बहुत ही शार्प पिक भी देता है। तो हम लोग इसको रेफरेंस लेते हुए हम लोग डिफरेंट हाइड्रोजन के पिक डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे मिलते हैं, और इससे हाइड्रोजन के नेचर के बारे में पता चलता है। ठीक है, और हाइड्रोजन का डिफरेंट देना उसके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, और वो किसके डिपेंड होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, थैंक यू।